हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स और ये वाला टॉपिक है हमारी बीएससी 6th सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके साथ साथ अगर आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स की। जो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, मैन मेड पॉलीमर हैं, हम इनको कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन की थी। उस क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी थी, हमने पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन के क्या मोड हैं उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन थी। तो वही सेम यहाँ पर होंगे। प्रिपरेशन के 2 कैटेगरीज थी वहाँ पर, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जो प्रिपरेशन के मेथड हैं पॉलीमर के वो 2 मेथड्स हो गए। फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट मेथड है पॉलीमराइजेशन का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये 2 मेथड्स हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, कैसे हम इसमें जो मोनोमर्स होते हैं उनको ऐड करते हुए चलते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, देखो इसके नाम में एक वर्ड आया है एडिशन। तो एडिशन क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है और ऐड हम कहाँ करेंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहीं तो ऐड होगा। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर होगा उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, स्पेशली उसमें डबल बॉन्ड तो मिलेगा आपको। जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होंगे, एन सैचुरेशन होगी, वहीं तो हम कोई ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अगर कंपाउंड जो भी हम मोनोमर लेके चल रहे हैं वो सैचुरेटेड है, उसमें कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं नहीं, तो वहाँ पर एडिशन नहीं होगा, फिर सब्सटीट्यूशन होगा या फिर किसी ग्रुप का रिमूवल वगैरह होगा। तो एडिशन कहाँ हो सकता है, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड हो, जहाँ रिक्वायरमेंट हो, किसी चीज़ की जगह बची हुई हो। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो भी मोनोमर्स हम लेके चलेंगे उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे और फ्रिक्वेंटली वहाँ पर डबल बॉन्ड ही मिलेंगे, अल्कीन की फॉर्म में होगा। यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो जो एडिशन हम करेंगे उसके लिए इस मैकेनिज्म में हमें ज़रूरत होती है एक इनिशिएटर की। ये इनिशिएटर क्या करता है, हम जो भी रिएक्शन करवाएंगे, जो भी हमें पॉलीमर बनाना है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमें एक इनिशिएटर चाहिएगा। इसमें ये इनिशिएटर मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, मोनोमर के एक मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो भी कोई हम रिएक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शन के बीच में, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले ही ये इंटरमीडिएट बनते हैं, काफ़ी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी हद तक इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो पहले इनिशिएटर मोनोमर के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन इंटरमीडिएट बना दिया। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है फर्दर ये दूसरे मोनोमर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और अगेन कोई दूसरा इंटरमीडिएट बना देगा। ये इससे थोड़ा जो पहले वाले से थोड़ा बड़ा बन जाएगा क्योंकि एक और मोनोमर यूनिट इसके अंदर ऐड हो गई है। और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है ये फिर से एक और मोनोमर के साथ रिएक्ट करके दूसरा इंटरमीडिएट बना देगा और इसी तरह से ये रिएक्शन सक्सेसिवली चलती रहेगी। तो जो मोनोमर का एडिशन था वो एक साथ सारे मोनोमर ऐड नहीं हो रहे हैं, सक्सेसिवली ऐड हो रहे हैं। पहले इनिशिएटर के साथ फर्स्ट मोनोमर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ, फिर उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल ऐड हुआ, फिर से इंटरमीडिएट बना, फिर थर्ड मॉलिक्यूल ऐड हुआ और इसी तरह से हम एडिशन करते चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट के जो अलग अलग टाइप का इंटरमीडिएट हो सकता है कि ये कैसा बना है। तो इसके नेचर के अकॉर्डिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन के भी 3 मेथड्स होते हैं। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है तो वहाँ पर जो मैकेनिज्म हम या जो पॉलीमराइजेशन का नाम होगा मैकेनिज्म का उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट एक तो फ्री रेडिकल बन सकता है, सेकंड वो कोई कैटायन हो सकता है, तो वहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा फिर उसे हम बोलेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन।
और थर्ड है कि फ्री रेडिकल कोई एनायन भी हो सकता है, तो उस केस में इस मैकेनिज्म का नाम हो जाएगा एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम ये 3 मैकेनिज्म करेंगे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। और इन तीनों में ही फर्दर 3 स्टेप्स होंगे। अगर हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएटिंग स्टेप होगा, जिसमें हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। चेन इनिशिएटिंग स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम चेन को इंक्रीज करेंगे, आगे प्रोपोगेट करेंगे, तो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। और लास्ट में हमें रिएक्शन को स्टॉप करना है, जो भी चेन है हमारी उसे हमें टर्मिनेट करना है, एंड करना है कि बस इतने ग्रुप ऐड हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा और बड़ा पॉलीमर हमें नहीं बनाना होता। तो कहीं ना कहीं तो हमें ऐड करना होगा पॉलीमर को, तो लास्ट में हमारा होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इन तीनों मैकेनिज्म में ये 3 स्टेप्स होंगे। फ्री रेडिकल में क्या होगा, चेन इनिशिएटिंग स्टेप में सबसे पहले हम फ्री रेडिकल बनाएंगे, फिर उसके बाद चेन को प्रोपोगेट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे हम, और लास्ट में चेन को टर्मिनेट कर देंगे। सेम कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में चेन इनिशिएटिंग जो स्टेप होगा उसके अंदर एक कैटायन बनेगा, फिर वो कैटायन फर्दर मोनोमर के साथ रिएक्ट करके और कैटायन बना रिएक्शन इंटरमीडिएट एज ए कैटायन बनाता जाएगा और हमारी चेन आगे बढ़ती जाएगी। लास्ट में चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगा, उसमें भी सेम इन केस ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन, पहले हम इस स्टेप में एनायन बनाएंगे, फिर चेन को प्रोपोगेट करेंगे एंड लास्ट में चेन टर्मिनेट करेंगे। तो चलो देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हमने जो चेन इनिशिएटर चाहिए, स्टार्टिंग में जो पहला स्टेप है हमारा इनिशिएट करना है हमें रिएक्शन को, तो उसके लिए हमें इनिशिएटर चाहिए। तो इनिशिएटर हम ले सकते, यहाँ पर लेंगे पर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें RC डबल बॉन्ड O, और बीच में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आएंगे सिंगल बॉन्डेड, C डबल बॉन्ड OR, ये होते हैं पर ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर ऑक्साइड्स में हम बेंजोइल पर ऑक्साइड ले सकते हैं, जिसमें R की जगह हम PH ग्रुप ले लेंगे, या फिर हम ले सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड क्या होगा, ये वाली लिंकेज, तो जब पर ऑक्साइड हम बोल रहे हैं तो ये ग्रुप तो सब में हो गए, इसके बाद वर्ड में क्या बोल रही हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पर हम टर्सरी ब्यूटाइल लगा देंगे। कार्बन है, इसके साथ में 3CH3 ग्रुप, ये हो गया हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड, सेम फंक्शनल ये वाला ग्रुप हम इधर लगा देंगे। तो या तो हम बेंजोइल पर ऑक्साइड ले सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड ले सकते हैं, या फिर हम इसमें एक नाइट्राइल भी, एजो नाइट्राइल भी ले सकते हैं। इसका नाम है एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा, इसको हम बोलते हैं AIBN। ये भी एक रिएक्शन इनिशिएटर है, चेन इनिशिएटर है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल बोल रहे हैं, एजो आ गया, जहाँ भी एजो ग्रुप आ जाता है वहाँ पर बॉन्डिंग होती है N डबल बॉन्ड N। इसके बाद है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल मतलब 3 कार्बन्स तो एक स्ट्रेट चेन में होंगे और एक इसके साथ में ब्रांच होंगे। सेम आइसोब्यूटाइल ये वाला ग्रुप हम इधर लगा देते हैं। इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, नाइट्राइल, तो जो एक कार्बन इधर रह गया वहाँ पर हम नाइट्राइल ग्रुप लगाएंगे। तो टोटल 4 कार्बन्स हैं, ब्यूटाइल हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट चेन में नहीं है, एक सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। यहाँ पर तो ये जो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि पर ऑक्साइड में या जो चेन इनिशिएट करने के लिए हम कौन कौन से कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं, इनमें से हम कोई भी एक कंपाउंड लेंगे और ये कंपाउंड्स क्या करेंगे, होमोलिटिकली क्लीव हो जाते हैं और फ्री रेडिकल बनाते हैं। जैसे हम इसी की बात करते हैं तो होमोलिटिकल क्लीवेज क्या होती है, ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। लेट्स चेक, जब एक हम होमोलिटिकली क्लीव करते हैं तो इस तरह से हम एरो दिखाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन के पास आ गया है
और एक इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन के पास आएगा, नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हम इधर दिखा देते हैं। सेम ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास आ गया, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है। साथ में इधर क्या रह गया, देखो कार्बन, इसके साथ में है एक CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप इधर है और यहाँ है ये वाला ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये जो बॉन्ड बना था 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें कार्बन का था, इसने अपना वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, एज ए फ्री रेडिकल। सेम ये वाला ही फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल बन गया है। ये अब क्या करेगा, जो भी हमें पॉलीमर बनाना है उसका मोनोमर लेंगे और उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ऑक्साइड की बात करें, जैसे जनरल ये वाला पर ऑक्साइड ले लेती हूँ मैं, 2 ऑक्सीजन आएंगे बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, और ये बन जाएगा हमारे पास, एक पार्ट यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, दोनों ही सेम पार्ट हैं, तो ट्वाइस RC डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के पास एक फ्री रेडिकल है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये रेडिकल सिर्फ यहीं पे नहीं रुक जाएगा, इसके बाद जो कार्बन कार्बन का यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है इसका और इस कार्बन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन R के पास गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना देगा। तो C डबल बॉन्ड O तो पहले से था, एक कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, तो CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगी और हमारा फ्री रेडिकल क्या बन गया, R फ्री रेडिकल या अल्काइल फ्री रेडिकल। अगर हम यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर PH आ जाएगा, फिनाइल फ्री रेडिकल, और ये CO2 को के भी 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं, क्योंकि 2 फ्री रेडिकल थे, दोनों में से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गई है। तो चलो देखते हैं हम कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे मोनोमर के साथ ये वाले जो रेडिकल बने हैं मोनोमर के साथ रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में हम लेंगे पर ऑक्साइड। सबसे पहले इसकी हम होमोलिटिकल क्लीव करके दिखाएंगे, RCOO फ्री रेडिकल जो हमने अभी अभी बनाया था। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गई और ये क्या बच गया, R फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। चेन इनिशिएटिंग स्टेप सिर्फ ये वाली नहीं है, ये तो हमने जो इनिशिएटर लिया था उसका फ्री रेडिकल बना है। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है, जो हम इनिशिएटर ले रहे हैं वो मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है। तो पहले तो हमारा जो इनिशिएटर था वो अपनी एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, जो उसकी मोस्ट रिएक्टिव स्टेट होती है। अब इसके बाद ये जो R ग्रुप बना है ये मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हम ये कोई एक मोनोमर लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ये G ग्रुप कुछ कोई भी ग्रुप हो सकता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मेनली उन्हीं पॉलीमर्स में होता है जिनके मोनोमर मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्केन होती हैं। ये वाली बात स्टार्टिंग में माइंड से निकल गई थी। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में CH2 में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी हम ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक इथीन है, अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किसी और ग्रुप से तो वो मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हो जाती है, और मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन में ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ईजिली होता है। तो ये हम एक मोनोमर ले लेते हैं इस टाइप का G ग्रुप, तो यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं, R फ्री रेडिकल ये रिएक्ट करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH G इसके साथ। अब ये तो रिएक्टिव है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो ये क्या करेगा, R ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ये एक बॉन्ड फिर से होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम जितने भी बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं वो होमोलिटिकली ही बनाएंगे।
एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन R ग्रुप के पास था, तो इससे क्या हो जाएगा, R और CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस कार्बन के पास यहाँ आ गया हाइड्रोजन, सॉरी एक फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन तो था ही पहले से, तो ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल। अब इसमें देखो ये जो R फ्री रेडिकल है इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि R का बॉन्ड यहाँ बन जाए और फ्री रेडिकल इस CH2 के पास आ जाए। जैसे इसका अगर हम रिवर्स करें, ये जो R ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है इधर इस कार्बन के साथ बन जाए और इस कार्बन के साथ ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ पर आ जाए फ्री रेडिकल, तो ये CH2 फ्री रेडिकल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये फ्री रेडिकल भी बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला फ्री रेडिकल ही बनेगा, ये नहीं बनता। इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो अगर इन दोनों कार्बन्स में हम ये देखें कि स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन कौन सा है, यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर एक ग्रुप भी लगा हुआ है, अलग से भी ये ग्रुप छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन से तो बड़ा ही होगा, हाइड्रोजन तो स्मॉलेस्ट एटम है, तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए जो भी फ्री रेडिकल है वो इस CH2 ग्रुप को इजीली अप्रोच कर सकता है, इसके साथ वो इजीली बॉन्ड बना सकता है। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि अगर ये R ग्रुप इसके साथ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो फ्री रेडिकल ये वाला बनता है, अगर और दूसरा केस क्या था जिसमें फ्री रेडिकल ये बनता है, तो इन दोनों फ्री रेडिकल में ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेकेंडरी कार्बन है। जो फ्री रेडिकल होते हैं टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल होते हैं, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहे हैं और यहाँ ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इनकी स्टेबिलिटी का रीज़न अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगी कि जो इंटरमीडिएट है उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो ये है हमारा चैन इनिशिएटिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होगा चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप। इस स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल बना है ये रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ, CH2, ये फ्री रेडिकल है, एक और मोनोमर लेके चलेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CHG, फिर से वही सेम एडिशन होगी, ये फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है इसका फ्री रेडिकल भी एक इधर आ जाएगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्डिंग होगी और एक ओड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, तो ये फिर से बन गया फ्री रेडिकल R CH2 CHG, ये ग्रुप हमने लिख दिया, इस कार्बन की बॉन्डिंग है इधर CH2 के साथ, CH2 CHG, यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल। फिर से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसके अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CHG, तो फिर से क्या होगा सेम मैकेनिज्म, ये ओड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये एक नया फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो जाएगा, R CH2 CHG, ये वाला ग्रुप है एज इट इज, फिर से एक CH2 CHG ग्रुप आ गया और इसके साथ में क्या ऐड है अगेन CH2 CHG और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है। इसी तरह से इस चैन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और क्या बन जाएगी R CH2 CHG, N मॉलिक्यूल्स, और लास्ट में अभी तो हम फ्री रेडिकल ही बना रहे हैं, तो एक फ्री रेडिकल तो होगा, चाहे रिएक्शन को कितनी भी बड़ी कर लो, लास्ट में जो स्टेप होगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा। तो ये है हमारा चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप कि हम इस तरह से चैन को आगे प्रोपोगेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्री रेडिकल ऐसे तो जितनी मर्जी उतने मोनोमर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज पर जाके हमें इस चैन को टर्मिनेट करना है, इस रिएक्शन को स्टॉप करना होगा। तो अब हम चैन टर्मिनेटिंग करके देखते हैं कि कैसे होगी टर्मिनेटिंग ऑफ चैन। इस रिएक्शन को हम 2-3 मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड से रिएक्शन को रोक सकते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर हम कपलिंग करवाएंगे। कपलिंग का क्या मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। कपलिंग रिएक्शन
तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल हमारा बना है, जो मोनोमर की चैन बनी है हमारी, जैसे ये वाला जो मोनोमर बना है, ये या तो इसके ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कपल हो सकता है, या फिर यहाँ से अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो चैन इनिशिएटिंग स्टेप था उसमें हमारे पास आर फ्री रेडिकल बना था, एक तो हमने यूज कर लिया यहाँ पर, लेकिन एक तो अभी भी रहता ही है, या फिर इस आर ग्रुप के साथ ये कपलिंग कर सकता है। तो कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पर 2 टाइप से कपलिंग होगी। फर्स्ट है कि जो हमारी चैन बन रही है उसके हम 2 पार्ट्स लें, 2 चैन लें और वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें। जैसे देखते हैं इधर CHG N मॉलिक्यूल्स इसके हम लेंगे और इसके साथ में अटैच क्या है CH2CHG, ये वाला फ्री रेडिकल है। एक ऐसा ही फ्री रेडिकल हम और लेंगे CH2 और साथ में N मॉलिक्यूल्स, इधर अटैच है R ग्रुप। सेम हमने मॉलिक्यूल ले ली। अब क्या देखो यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है, यहाँ भी एक फ्री रेडिकल है, ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये बन के आ गया हमारे पास R CH2CHG N, यहाँ तक आ गया। उसके बाद है CH2CHG, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग होगी CHG। ये वाली चीज़ इसमें देखने की है, देखो अब तक हमने जितनी मतलब जो चैन को प्रोपोगेट कर रहे थे, एक CH2 ग्रुप आ रहा था, फिर CHG, फिर से CH2 CHG, इस तरह से आ रहा था। लेकिन जहाँ पर ये दोनों ग्रुप ऐड हुए हैं वहाँ पर 2 ये जो जीव हैं एक साथ आई हैं ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इसके बाद में जो ये ग्रुप रह गया हम इसे लिख देंगे एज इट इज CH2 N और लास्ट में है R। ये है कपलिंग कि जो भी चैन है हमारी वो 2 चैन हम लेके चलेंगे और एक दूसरे के साथ वो कपल हो जाती हैं। सेकंड है इसके अंदर कि ये जो चैन है इसकी कपलिंग हम करवाते हैं R ग्रुप के साथ, जो R फ्री रेडिकल बना था हमारा। तो पहले हम इस चैन को लिखते हैं CH2CHG N CH2CH फ्री रेडिकल और ये इसके साथ हमें G ग्रुप है। R फ्री रेडिकल्स के साथ ये कपलिंग करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल और इधर फ्री रेडिकल है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन गया, ये लंबी चैन है इधर और साथ में CH2CHG और इधर आ गया R। तो ये है फर्स्ट मेथड कि हम चैन को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं कपलिंग रिएक्शन से। नेक्स्ट है इसके अंदर हम जो चैन टर्मिनेटिंग मेथड है उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम 2 चैन लेके चलते हैं, एक में अनसैचुरेशन आ जाती है और एक का फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब एक ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और दूसरे ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म ही लेके चलती हूँ सिर्फ। ये एक R ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं जिसमें N वगैरह लगा हुआ है। CH2CHG ये वाला फ्री रेडिकल है, CH एक फ्री रेडिकल हमारे पास ये वाला है। अब यहाँ पर हम करवा रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन से, जैसे हम ये वाला मान लेते हैं, इस कार्बन की हाइड्रोजन्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं, ऐसे हमने लिख ली। एक हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगी और वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगी। तो इस कार्बन, अगर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को तो हाइड्रोजन अपने साथ लेके गया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस कार्बन के पास। तो इधर कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया R CH, एक हाइड्रोजन तो अभी भी रह गया इसके पास, CH डबल बॉन्ड CHG। अब इधर जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसके साथ देखते हैं क्या होगा। ये जो हाइड्रोजन है H फ्री रेडिकल है, यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा जो ये हाइड्रोजन निकला है यहाँ से।
तो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाएगा, CH2, इसके साथ में है G ग्रुप, CH2, इसके बाद फिर से CH2 और ये R। ये R ग्रुप सिर्फ जो फ्री रेडिकल हम लेके चले थे वो R नहीं है, जो कंप्लीट चैन है हमारी, जो ये वाला पार्ट है R, मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है ताकि बड़ा इतना बड़ा ना लिखना पड़े बार बार। तो ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तो अल्केन बन जाती है नॉर्मल, CH2 ग्रुप आ गया लास्ट में, और एक में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। थर्ड मेथड, एक और मेथड है इसका जिसका नाम है चैन ट्रांसफर रिएक्शन। चैन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या है, जो हमारा ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है, ये ग्रुप CH2CHG, ये एक फ्री रेडिकल है। तो जो हम मोनोमर लेके चल रहे हैं, कई बार उसमें क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी या तो हो जाती है या फिर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं थोड़ी बहुत, तो वो इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसका एक एटम तो इधर ऐड हो जाएगा और उस इम्प्योरिटी में एक अलग से फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस चैन को तो वो जो इम्प्योरिटी है स्टॉप कर देगी, यहीं पर रोक देगी, लेकिन एक और दूसरी चैन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, चैन ट्रांसफर रिएक्शन की। जो प्रोपोगेटिंग चैन थी उसका ट्रांसफर हो गया है, जो मेन चैन हमारी प्रोपोगेट कर रही थी वो तो रुक जाएगी वहीं पे, लेकिन एक दूसरी चैन स्टार्ट हो जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं मोनोमर के अंदर, जो इस टाइप की रिएक्शन को रोक देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं चैन ट्रांसफर एजेंट, और नॉर्मली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ASH से। चैन ट्रांसफर एजेंट ही होता है नाम, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ASH से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ASH। अब क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा। जो S और H मतलब जो भी ग्रुप है, ये S, इसके साथ में हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ से इसके पास एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के पास। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इधर बॉन्ड बना लेगा, CH2CH2G। जो हमारी चैन थी वो तो यहाँ पे रुक गई है, और साथ में यहाँ क्या बन गया है, AS फ्री रेडिकल। अब ये जो भी ग्रुप है AS फ्री रेडिकल, जैसे फ्री रेडिकल है तो इसको जो भी रिएक्टिव साइड बनेगी उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से एक और दूसरी चैन स्टार्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं चैन ट्रांसफर रिएक्शन। तो जो पॉलीमराइजेशन का थर्ड स्टेप था, चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, उसमें भी फर्दर 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट हम करते हैं कपलिंग रिएक्शन से चैन को टर्मिनेट कर सकते हैं, नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और लास्ट वन है चैन ट्रांसफर रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन थी, इससे हम कौन कौन से पॉलीमर्स बना सकते हैं। हम इसे पॉलीथीन बना सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड अल्किन नहीं है इथेन, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ट्रेसेज ऑफ ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में ये पॉलीमराइज हो जाता है और पॉलीथीन बन जाता है। नेक्स्ट हम बना सकते हैं इससे पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर यहाँ पर हम ले लें साइनाइड ग्रुप, इसका कॉमन नेम है अक्राइलोनाइट्राइल। जब इसको हम पॉलीमराइज करवाते हैं वाया फ्री रेडिकल मेथड, तो ये बनता है CH2CHCN। मोनोमर यूनिट एज इट इज हमें वही रखनी है, बस क्या यहाँ पे N लगा देना है। तो ये क्या हो गया, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल शॉर्ट फॉर्म में हम इसे PAN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बना सकते हैं इसे पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन के लिए जो मोनोमर होगा स्टीरीन होगा। स्टीरीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ में लगी होती है बेंजीन रिंग, इसे बोलते हैं स्टीरीन। जब इसको हम पॉलीमराइज करवाते हैं तो ये बन जाएगी पॉलीस्टीरीन N। तो जो भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनोमर हैं उनको हम पॉलीमराइज कर सकते हैं वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पॉलीस्टीरीन। ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसकी 2 कैटेगरीज रह गई हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन, हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।